नमस्कार दोस्तों, महाराणा प्रताप ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम हमारे जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक जो है वो प्लांट टिश्यू का रहेगा। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर हम जो कंटिन्यूटी में पढ़ते आ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा है वो हमारी सेकेंड यूनिट इसमें चल रही थी। और सेकेंड यूनिट कौन सी थी? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो सेकेंड यूनिट है इसी के अंदर 3 सब यूनिट दे रखी है। आप सिलेबस में देखिए, पहली जो सब यूनिट है वो है एनिमल टिश्यू की, जंतु ऊतकों के बारे में। जंतु ऊतकों के बारे में हमने पिछले 3-4 वीडियो के अंदर पूरी बात डिस्कस की थी। और इसी में दूसरा जो सब टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक है। और पादप ऊतक के अंदर भी हमारे जो सिलेबस में दे रखा है वो कौन कौन से? एनाटॉमी ऑफ रूट, एनाटॉमी ऑफ स्टेम, एनाटॉमी ऑफ लीव्स। ये डाइकॉट मोनोकॉट दोनों एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों पौधों की क्या है, जड़ तना पत्ती की आंतरिक संरचना का हम इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर हमारे ये जो प्लांट टिश्यू है या पादप ऊतक है, इसमें हम ये इन तीनों जड़ तना पत्ती का आंतरिक संरचना का इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो हमारा ये जो टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले जो है वो है पादप ऊतक। आखिर पादप ऊतक होते क्या हैं? पादप ऊतक, इनको प्लांट टिश्यू भी कहते हैं। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। ऊतक शब्द जो है वो एन ग्रू ने दिया था। और ये जो ऊतक शब्द किसके लिए? सबसे पहले अगर हम थोड़े से इनके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो जो एन ग्रू थे वैज्ञानिक, इन्होंने ऊतक शब्द दिया था। लेकिन ये ऊतक शब्द किसके लिए दिया था? ये पादप ऊतकों के लिए दिया था, यानी कि पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पादपों के लिए ऊतक शब्द का इस्तेमाल जो सबसे पहले किया था वो एन ग्रू ने किया था। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जंतु ऊतकों के बारे में, वहाँ भी ऊतक शब्द आया था। जंतु ऊतक शब्द वो किसने दिया था? वो बाइकाट ने या बिचाट ने दिया था। बिचाट ने ऊतक शब्द जंतु ऊतकों के लिए इस्तेमाल किया था। एन ग्रू ने पेड़ पौधों के ऊतकों के लिए ऊतक शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये हमें इम्पोर्टेंट थोड़ी सी बात है। कई बार सेकेंड ग्रेड में ये पूछ लेते हैं कि भाई पादप ऊतकों के लिए ऊतक शब्द किसने इस्तेमाल किया था? एन ग्रू ने। एन ग्रू को इसीलिए क्या कहते हैं? पादप शारीरिकी का जनक या पिता कहा जाता है। पादप शारीरिकी का जनक, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी का जो फादर है वो उनको कहते हैं, एन ग्रू को कहते हैं। और ए.के. चौधरी साहब जो है, ए.के. चौधरी को ये भारतीय पादप शारीरिकी का जनक कहा जाता है। प्लांट इंडियन प्लांट एनाटॉमी का फादर जो है वो ए.के. चौधरी को कहा जाता है। तो इसमें ये हमारे 2-3 पॉइंट जो हमें अभी शुरू में याद रखने हैं। इसके बाद में आता है पादप ऊतकों में कि भाई पादप शारीरिकी किसे कहते हैं? पादप शारीरिकी, शारीरिकी का मतलब होता है किसी भी सजीव के शरीर के अंदर की अंगों का अध्ययन करना या उसके आंतरिक अंगों का अध्ययन करना शारीरिकी कहलाता है। अगर हम किसी जंतु के शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे जंतु आंतरिकी या जंतु शारीरिकी कहते हैं। और अगर हम पेड़ पौधों के आंतरिक अंगों का या पेड़ पौधों के शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं पादप शारीरिकी कहा जाता है। तो विज्ञान की ये वह शाखा हो गई जिसके अंदर हम क्या करते हैं? पादपों के अंगों का अध्ययन किया जाता है। या यूं कह लो कि जो पादप है, इन पादपों के शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन करना। पादप शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन करना पादप शारीरिकी कहलाता है। ये शारीरिकी जो है
वो विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम पेड़ पौधों के अंदर, उनके शरीर के अंदर कौन कौन से किस प्रकार के ऊतक हैं, संरचनाएं हैं, उन सभी का इसमें हम अध्ययन करते हैं। ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक भी हमने बताया था कि भाई जो ऊतक है ये जंतु ऊतकों में हमने इसकी परिभाषा पढ़ रखी है। ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक यानी कि कोशिकाओं का वह समूह होता है, ऊतक कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति में समान हो, जो कैसा हो? उत्पत्ति में समान तथा प्राय कार्य में भी क्या होता है? समान होता है। इस समूह को हम क्या कहते हैं? इस समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक क्या चीज है? ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो उत्पत्ति में समान होता है और कार्य करने में भी क्या है? समान होता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ लिखा है कि कार्य में ये प्राय समान होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो इनकी उत्पत्ति होगी, सभी प्रकार की कोशिकाओं की उत्पत्ति, ऊतक के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति जो होती है वो उत्पत्ति समान होती है। समान का मतलब वो भ्रूणीय जनन स्तर से, एक ही प्रकार के भ्रूणीय जनन स्तर से वो उत्पन्न होते हैं, तो उत्पत्ति में वो हमेशा समान होंगे, ठीक है ना। लेकिन कार्य में होते तो समान है, यानी इस ऊतक की सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य तो एक जैसा करेंगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो थोड़ा अलग अलग कार्य भी कर सकती है। जैसे कि अगर हम मान लो जंतुओं के अंदर ब्लड का एग्जाम्पल लें, हम रक्त का या रुधिर का एग्जाम्पल लें, तो हमारे रक्त के अंदर क्या है? रक्त भी एक तरह से क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। वो हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा था। रक्त हमारा तरल संयोजी ऊतक है। इस तरल संयोजी ऊतक रक्त का निर्माण किससे होता है? मेसोडर्म से होता है, ठीक है ना। तो जितने भी, और रक्त के अंदर क्या है? अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। रक्त में आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है और प्लेटलेट्स भी होती है। तो ये तीन तरह की क्या है? कणिकाएं होती है, या यूँ कह लो कोशिकाएं होती है। लेकिन इनकी उत्पत्ति मेसोडर्म से, यानी एक ही जनन स्तर से हो रही है, तो ये उत्पत्ति में तो समान होते हैं, लेकिन इनके कार्य अलग होते हैं। आरबीसी का काम अलग होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। डब्ल्यूबीसी का काम अलग होता है, वो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा का कार्य करती है। और प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारे क्या है? शरीर में रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई ऊतक की सभी कोशिकाएं एक जैसा कार्य तो करेंगी करेंगी, लेकिन थोड़े बहुत इसमें थोड़ा अपवाद भी मिल सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्राय कार्य में क्या है? ये समान होती है, लेकिन उत्पत्ति में ये हमेशा समान रहेंगी। तो ऊतक कोशिकाओं का वह समूह हो गया जो उत्पत्ति में तो हमेशा समान होता है और कार्य में भी वो समान होता है। इसको हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, ठीक है। पादप ऊतक जो होते हैं, पादप ऊतक ये कितने प्रकार के होते हैं? पादप ऊतकों का जो प्रकार है या पादप ऊतकों का जो वर्गीकरण है वो सबसे पहले किसने दिया था? कार्ल नेगेली ने किया था। कार्ल नेगेली ने ये बताया था कि भाई जो पेड़ पौधों के जो ऊतक होते हैं उन ऊतकों को हम विभाजन की क्षमता के आधार पर दो प्रकार में बांट सकते हैं। ये कार्ल नेगेली ने बताया था। तो कार्ल नेगेली ने पादप ऊतकों को विभाजन की क्षमता के आधार पर दो प्रकार के ऊतकों में वर्गीकरण किया। पहला वर्गीकरण यानी कि पहला जो प्रकार था वो इन्होंने बताया कि ये विभुज्योतकी ऊतक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, और जो दूसरे प्रकार के ऊतक होते हैं वो स्थायी ऊतक होते हैं। यानी कि कार्ल नेगेली ने पेड़ पौधों के ऊतकों को, पादप ऊतकों को दो समूहों के अंदर इसने डिवाइड किया था, और वो किसके आधार पर? इन ऊतकों की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता के आधार पर, ठीक है ना। तो पहला जो इन्होंने समूह बनाया ऊतकों का उसे कहते हैं विभुज्योतकी ऊतक।
इस ऊतक के अंदर क्या होती है, जो कोशिकाएं हो उनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि विभज्योतकी ऊतक जो होता है उसकी कोशिकाएं विभाजन करती रहती है, ठीक है ना। और दूसरा इन्होंने बताया था स्थायी ऊतक, यानी ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन जो है वो नहीं होता है, विभाजन की क्षमता उनमें नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से कार्ल नेगेली ने इनको ऊतकों को विभाजन की क्षमता के आधार पर दो समूहों में इनको डिवाइड किया था। आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं विभज्योतकी ऊतक। इनके बाद में कि भाई विभज्योतकी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं और इसके मुख्य मुख्य लक्षण क्या है, ठीक है ना। ये पादप के अंदर कौन कौन से अंगों में कहाँ पर ये पाया जाता है, क्या इसका कार्य है, अब वो थोड़ा सा इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले विभज्योतकी ऊतक, इसको अंग्रेजी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक शब्द जो है वो कार्ल नेगेली ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल नेगेली ने। बीच बीच में ये जो छोटी छोटी बातें आती हैं, भाई ये शब्द किसने दिया, इसका फादर कौन है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये चीज़ें क्या है थोड़े से हमें याद रखनी है, इनको समझना भी है और उनको याद भी रखना है। ये बायोलॉजी के कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं जो परीक्षाओं में कई बार आती है। तो मेरिस्टेम शब्द जो है वो कार्ल नेगेली ने दिया था। मेरिस्टेम शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के किससे, मेरिस्टोज शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के अंदर एक शब्द होता है जिसका नाम है मेरिस्टोज, और इस मेरिस्टोज का जो अर्थ होता है वो होता है डिवाइडेड या फिर डिवीजल, ठीक है ना, यानी विभाजित। तो कहने का मतलब ऐसी चीज़ या ऐसी वस्तु जो विभाजित करती है उसको मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मेरिस्टेम जो ऊतक है उसमें क्या होगी, विभाजन की क्षमता पाई जाएगी। ये मेरिस्टेम शब्द सबसे पहले कार्ल नेगेली ने इस्तेमाल किया था। तो मेरिस्टेम होता क्या है या मेरिस्टेम किसे कहते हैं, विभज्योतकी ऊतक क्या है। पौधों में वृद्धि जो है वो मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले क्षेत्रों में ही होती है, यानी कि पेड़ पौधों के अंदर जो पादप होते हैं उन पादपों के अंगों के अंदर कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र होते हैं, उन विशेष क्षेत्रों के अंदर ही वृद्धि पाई जाती है या उन विशेष क्षेत्रों के अंदर ही कोशिकाएं विभाजित होती है, ठीक है ना। तो इन वृद्धि वाले क्षेत्रों को जहां पर अब वृद्धि कहाँ होगी, वृद्धि क्या होगी, वृद्धि तभी होगी जब कोशिकाओं में विभाजन होगा, ठीक है ना। जब तक कोशिकाएं विभाजित होकर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ेगी तो पेड़ पौधे का आकार भी नहीं बढ़ेगा, यानी उनमें वृद्धि भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो पौधों में जो वृद्धि होती है वो कहाँ पर होती है, वो उन जगह पर होती है जहाँ कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है ना। इन कोशिका विभाजन वाले क्षेत्रों को ही क्या कहते हैं, सक्रिय वृद्धि क्षेत्र या सक्रिय विभाजन वाले क्षेत्र कहते हैं। और इन्हीं सक्रिय कोशिका विभाजन वाले क्षेत्रों को मेरिस्टेम नाम दिया गया है, ठीक। तो बात समझ में आई, मेरिस्टेम क्या चीज होते हैं। मेरिस्टेम ऐसे पेड़ पौधों में ऐसे वृद्धि वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कोशिकाएं विभाजन करती रहती हैं और विभाजन के फलस्वरूप वहाँ पर पेड़ पौधों की वृद्धि होती रहती है। तो पौधों के अंदर जो वृद्धि वाले क्षेत्र है उन्हीं वृद्धि वाले क्षेत्रों के को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये विभज्योतक क्या है, पौधों में एक स्थानीय क्षेत्र होता है जिसमें वास्तव में क्या होती है, कोशिका विभाजन करती रहती है। तो इन कोशिका विभाजन करने वाले सक्रिय वृद्धि क्षेत्रों को ही वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, मेरिस्टेम नाम दिया है, या इनको विभज्योतकी ऊतक कहा गया है। अब विभज्योतकी ऊतकों के कुछ प्रमुख लक्षण क्या क्या इनके प्रमुख लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले विभज्योतकी जो ऊतक होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, तो ये ऊतक अविभेदित ऊतक होता है। अविभेदित ऊतक या इसको अपरिपक्व सेल से बना हुआ
होता है। अविभेदित का मतलब इसमें कोशिकाएं विभाजन करती हैं, लेकिन विभाजन के बाद कोशिकाओं का श्रम विभाजन नहीं होता, उनका परिपक्वन नहीं होता है। यानी कि ये भाई जो ऊतक के अंदर कोशिकाएं कि ये कोशिका कौन सा कार्य करेगी, ये कौन सा कार्य करेगी, ये कौन सा, इस तरह का ना तो इनमें कार्य के अनुरूप इनमें परिपक्वन इन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, इनका क्या है श्रम विभाजन भी नहीं होता। तो इस तरह से जो मेरिस्टेम ऊतक होता है वो एक तरह से कैसा होता है, अविभेदित ऊतक होता है, ठीक है ना। तो इसमें अपरिपक्व सेल्स होती है, ये विभाजन की क्षमता इनमें प्रेजेंट होती है। इस ऊतक की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन सभी कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिका विभाजन के अंदर यानी कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है। कोशिकाएं जो है वो लगातार विभाजन करती रहती हैं। तो इस विभुज्यतकी ऊतक के अंदर विभाजन की क्षमता, सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है इनके अंदर। इन विभुज्यतकी ऊतकों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं समव्यासी होती हैं, यानी उनका व्यास समान होता है। ये आयताकार भी होती है या फिर ये बहुभुजी आकार की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो कोशिकाएं समव्यासी होती है, ये आयताकार या बहुभुजी आकार की हो सकती है। कोशिकाएं छोटी होती है और ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, कोमल होती हैं, बहुत कोमल सॉफ्ट होती हैं, ठीक है ना। क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर जो कोशिका भित्ति तो होती है, कोशिका भित्ति जो है वो बड़ी लचीली प्रकार की होती है। तो ये जो कोशिकाएं हैं वो छोटी और कोमल होती है, ठीक है ना। इनके अंदर जो केंद्रक होता है वो बहुत स्पष्ट होता है, केंद्रक स्पष्ट होगा और बड़ी आकृति का होता है। इन कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक है वो कोशिका के केंद्र में पाया जाएगा, बड़े आकार का होगा, एकदम स्पष्ट दिखाई देगा और सुगठित होगा हमेशा, ठीक है ना। ये वेल डेवलप्ड क्या है, इसमें केंद्रक होता है। इन कोशिकाओं का विभुज्यतकी ऊतकों की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं का जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य, ये सघन होता है, गाढ़ा होता है और प्राय इसमें रिक्तकाओं विहीन होता है। यानी कि इसके अंदर क्या नहीं पाई जाती, वैक्यूल्स नहीं पाई जाती हैं। इन विभुज्यतकी ऊतकों की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में रिक्तकाएं नहीं पाई जाती हैं। जो बड़ी बड़ी रिक्तकाएं जो होती है, क्योंकि रिक्तका क्या है, एक तरह से पादप कोशिका का ये जो वो अभिलाक्षणिक लक्षण है। पादप कोशिका के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत बड़ी रिक्तका पाई जाती है, वैक्यूल पाई जाती है, ठीक है ना। और छोटी छोटी रिक्तकाएं भी इसमें होती हैं। लेकिन ये विभुज्यतकी ऊतक ऐसा ऊतक है जिसकी कोशिकाओं के अंदर प्राय रिक्तकाएं नहीं होती है। अगर होती भी है, ठीक है ना, अगर होती भी है तो बहुत छोटी छोटी रिक्तकाएं इसमें पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें रिक्तकाएं नहीं पाई जाती। इन कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिक स्थान भी एब्सेंट होते हैं। इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं क्या होती हैं, बहुत एक दूसरे से सटी हुई होती है, ठीक है ना। उनके बीच में अंतराकोशिक स्थान नहीं पाया जाता। अगर हम इनका चित्र बना के देखें तो जो अंतराकोशिक ये जो ऊतक है, इस ऊतक की जो कोशिकाएं होंगी वो किस तरह की होंगी, या तो आयताकार होंगी या फिर इस तरह से बहुभुजीय कोशिकाएं होंगी, जो एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल इनकी झिल्लियां जो है या कोशिका भित्ति जो है वो एक दूसरे से क्या है, सटी हुई रहती हैं और इनके बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का अंतराकोशिक स्पेस नहीं पाया जाता है। इनके अंदर अंतराकोशिक स्थान, कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान या अवकाश जो है वो नहीं पाया जाता है। इन कोशिकाओं के बीच बीच में यहाँ पर बड़ा सा क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। तो इनका केंद्रक काफ़ी बड़ा होता है, स्पष्ट होता है, केंद्र में होता है, ठीक है ना। और साइटोप्लाज्म इनका गाढ़ा होता है। इस तरह की ये क्या है, कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं पाया जाता, ठीक है ना। एक दूसरे से बिल्कुल चारों तरफ से सटी हुई रहती हैं, एकदम पैक्ड कोशिकाएं ये रहती हैं। तो इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस जो होते हैं, अंतराकोशिक जो स्थान होते हैं वो इनके अंदर नहीं पाए
जाते हैं। और क्या विशेषताएं होती हैं, इनकी जो कोशिकाएं हैं निरंतर विभाजनशील होती हैं। इस कोशिका, ये जो कोशिकाएं हैं विभुज्योतक ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो लगातार क्या करती है, विभाजन करती रहती है। ठीक है ना, विभाजनशील होती है, यानी कहने का मतलब इन कोशिकाओं के अंदर कोशिका चक्र लगातार चलता रहता है। कोशिका चक्र जो है वो क्या है, लगातार इनमें चलता रहता है, चलता रहता है। इन कोशिकाओं के अंदर, इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती है इनके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा बहुत अधिक पाए जाते हैं। ये पॉइंट हमें थोड़ा सा याद रखना है। वो क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक नया शब्द आया है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, जैसे कि हमने जंतु ऊतक के अंदर पढ़ा था कि दो जंतु कोशिकाओं के बीच में उनके संपर्क के लिए कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जैसे कि टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स, ठीक है ना, और टाइट जंक्शन है, डेस्मोसोम्स है, गैप जंक्शन है। इनके अंदर क्या है, ये जंतु कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। एक कोशिका का अपने दूसरी निकटवर्ती कोशिका से जो संपर्क साधने का जो माध्यम होता है वो ये क्या है, 3-4 इनमें संबंध पाए जाते हैं। गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन और डेस्मोसोम्स होते हैं। ठीक है ना, ये तीनों प्रकार की जो संरचनाएं वो तो जंतु ऊतक के अंदर पाई जाती है। इसी तरह से पेड़ पौधों के जो ऊतक होते हैं उन पेड़ पौधों की ऊतकों की कोशिकाओं के बीच में जो संपर्क बनाने का जो साधन होता है या संपर्क बनाने की जो संरचनाएं होती है उनको यहाँ पर क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो ये हमें याद रखना है, दो निकटवर्ती कोशिकाओं के बीच में जो संपर्क बनाने का यहाँ जो साधन है, जो संरचना है, उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी संरचना, ठीक है ना, ये पादप कोशिका में पाई जाती है। पहला ऑप्शन आएगा टाइट जंक्शन, दूसरा आएगा गैप जंक्शन, तीसरा आएगा प्लाज्मोडेस्माटा और चौथा आएगा डेस्मोसोम्स। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि भाई कौन सी कोशिका या कौन से ऊतक के अंदर पूछ रहा है। पादप के अंदर पूछ रहा है तब तो प्लाज्मोडेस्माटा इसमें क्या होगा आंसर, ठीक है ना। और अगर जंतुओं के बारे में पूछेगा, ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा हटाकर चौथा ऑप्शन क्या रख देगा, उपरोक्त सभी। तो जंतुओं के अंदर डेस्मोसोम्स, टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन पाए जाते हैं। पेड़ पौधों की कोशिकाओं में, प्लांट सेल्स के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ये कोशिकाएं आपस में क्या होती है, अंतर संबंधित होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। ठीक है, फिर इनका जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति भी किसकी, सेलुलोज की बनी हुई होती है। और इन कोशिका भित्ति के अंदर केवल प्राथमिक कोशिका भित्ति ही पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी भित्ति पाई जाती है, विभुज्योतकी ऊतकों की कोशिकाओं में केवल प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है, द्वितीयक तृतीयक नहीं पाई जाती। द्वितीयक तृतीयक कोशिका भित्ति संरचना नहीं होती है, केवल प्राथमिक होती है। ठीक है ना, और सेलुलोज की बनी हुई होती है, तो केवल प्राथमिक संरचना होती है। इसीलिए इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, लचीली होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। जो विभुज्योतकी ऊतक है, इन ऊतकों के अंदर क्या है, क्योंकि ये इनकी कोशिकाओं के अंदर लगातार ये बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से क्या होती हैं, उपापचयी रूप से ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। ठीक है ना, तो इनके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सर्वाधिक होती है, क्योंकि ये निरंतर विभाजन करती रहती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में ये क्या है, जब विभाजन करेंगी तो इनको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, और वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, इनके अंदर श्वसन की क्रिया होती है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जितनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगी उतनी ज़्यादा इन कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती रहेगी। ठीक है ना, तो ये इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सर्वाधिक होती है। ये इनके अंदर उपापचयी रूप से सक्रिय, अधिक सक्रिय कोशिकाएं होती हैं। ये जो कोशिकाएं हैं ये उपापचयी रूप से अधिक सक्रिय होती है, इसलिए इनमें क्या है, कोई भी संचित भोजन नहीं पाया जाता।
इन कोशिकाओं के अंदर किसी भी तरह का कोई स्टोर फूड या संचित भोजन जो है वो नहीं होता है, ठीक है ना। और चूंकि ये उपापचयी रूप से अधिक सक्रिय होती है, संचित भोजन भी नहीं है, सारा का सारा भोजन क्या है, ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू डाइजेस्ट हो जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है। इनके अंदर अजैव पदार्थ भी नहीं पाए जाते, किसी भी तरह के कोई भी अजैव पदार्थ अर्गेस्टिक सब्सटेंस नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। वेस्ट प्रोडक्ट तो बनेंगे, अपशिष्ट पदार्थ तो बनते ही हैं, क्योंकि उपापचय क्रिया हो रही है तो अपशिष्ट पदार्थ तो बनते ही बनते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन से पदार्थों की बात हो रही है, अजैव पदार्थ इनके अंदर नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अपशिष्ट नहीं, अजैव पदार्थ की बात हो रही है। अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस जो होती हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उपापचयी रूप से अधिक सक्रिय हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इन पॉइंटों को, इनको नोट करें ताकि हम अगली स्लाइड पर चलें। ओके, उसके बाद में विविज्यतकी ऊतकों का वर्गीकरण, यानी कितने प्रकार के जो विविज्यतकी ऊतक हैं वो पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं। पादपों में कितने प्रकार के हमारे ये विविज्यतकी ऊतक हैं। तो इनका जो वर्गीकरण है वो अलग अलग आधार पर वर्गीकरण किया गया है। विविज्यतकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो अलग अलग आधार पर है। जैसे सबसे पहला जो आधार है वर्गीकरण का वो है हमारा उत्पत्ति या विकास के आधार पर, ठीक है। इनके विविज्यतकी ऊतक की उत्पत्ति या विकास के आधार पर, ये उत्पत्ति विकास के आधार पर 3 प्रकार का होता है। एक प्राक विविज्योतक, दूसरा प्राथमिक विविज्योतक और तीसरा प्रकार जो है वो है द्वितीयक विविज्योतक। प्राक विविज्योतक प्रोटोडर्म, ठीक है ना, और प्रोमेरिस्टेम। प्राथमिक जो होता है वो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है और द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम। दूसरा जो आधार है इन विविज्यतकी ऊतकों के वर्गीकरण का, दूसरा आधार वो है कार्य के आधार पर। इनके कार्य करने के आधार पर कौन सा ऊतक किस प्रकार का कार्य करता है, क्या निर्माण करता है पेड़ पौधों के अंदर, ठीक है ना, किस भाग का ये निर्माण करेगा, वो इनका कार्य है। ऊतकों का निर्माण क्या है, ऊतकों का जो कार्य है वो है ऊतक तंत्र बनाना और ऊतक तंत्रों से अंग तंत्र बनाना, ठीक है। तो कार्य के आधार पर ये जो ऊतक है विविज्योतकी, इनको 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार है अधित्वक, दूसरा है भरण विविज्योतक और तीसरा है प्राक एधा। ये 3 प्रकार है। फिर इसी प्रकार से जो तीसरा है वो है स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर भी ये 3 प्रकार के क्या है विविज्योतकी ऊतक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार कौन कौन सी स्थिति के आधार पर, यानी पेड़ पौधों के अंदर ये कौन सी स्टेज पर या किस स्थान पर पाए जाते हैं। पहला है शीर्ष विविज्योतक, दूसरा पार्श्व विविज्योतक और तीसरा है अंतर्वेशी विविज्योतक, ठीक है। और उसके बाद में चौथा जो आधार है इनके विभाजन का, वो चौथा आधार क्या है, चौथा आधार विभाजन का इनका विभाजन तल, यानी इस ऊतक की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में किस टाइप का डिवीजन पाया जाता है। कोशिकाओं के अंदर यहाँ पर हम पढ़ेंगे 2 प्रकार के स्पेशल क्या है कोशिका विभाजन के तल होते हैं, उनके बारे में। तो विभाजन तल के आधार पर भी ये 3 प्रकार के होते हैं। एक स्थूल विविज्योतक होता है, दूसरा प्लेट विविज्योतक होता है और तीसरा जो है वो सिरा या रिब विविज्योतक होता है। ये 4 इनके वर्गीकरण के आधार हैं, उनके आधार पर सभी के ये 3-3 प्रकार हैं जिनका हम आगे अभी हम अध्ययन करेंगे। तो आप इनको नोट कर सकते हैं, फटाफट इनको नोट कर लें। ठीक है, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर ये विविज्योतकों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर जो है ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है प्राक विविज्योतक, प्राथमिक और द्वितीयक विविज्योतक, ठीक है।
इनके क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, परीक्षाओं में मेन पॉइंट्स ही पूछे जाते हैं। प्राक विभज्योतक क्या चीज़ है? ये प्लांट के अंदर पेड़ पौधों में सर्वप्रथम बनने वाला ऊतक है। सबसे पहला जो ऊतक बनता है पेड़ पौधों के अंदर, ठीक है ना, यानी कि जो नवोद्भिद पौधे होते हैं, ठीक है, अंकुरण के बाद जो नवोद्भिद बनते हैं, उन नवोद्भिदों के अंदर जो सबसे पहले बनने वाला जो ऊतक है वो कौन सा है? वो प्राक विभज्योतक होता है। ये हमें याद रखने वाली चीज है। सबसे पहले कौन सा बनेगा ऊतकों के अंदर? भ्रूण में सर्वप्रथम बनने वाला ऊतक प्राक विभज्योतक होता है, ठीक है ना। ये भ्रूणीय अवस्था में ही डेवलप हो जाता है, यानी कि जैसे ही क्या होगा, निषेचन होगा, निषेचन के बाद में क्या बनेगा? जो अंडाशय है उसके अंदर जाइगोट बनता है, अंडे से जाइगोट बनेगा और जाइगोट से सीधे ही क्या उसमें भ्रूण बनता है, ठीक है ना। तो भ्रूण जो बनता है वो भ्रूण का डेवलपमेंट कौन से ऊतक से होता है? प्राक विभज्योतक से ही होता है, ठीक है। तो भ्रूणीय अवस्था में ही ये ऊतक का निर्माण हो जाता है। प्रांकुर और मूलांकुरों के वृद्धि क्षेत्रों को ये बनाने का कार्य करता है। जो नवोद्भिद बनते हैं, ठीक है ना, बीज अंकुरण के बाद, बीज जैसे ही अंकुरित होंगे, जो अंकुरण निकलेंगे, नवोद्भिद पादप जो बनेंगे, उन नवोद्भिदों के प्रांकुर और मूलांकुर, इन दोनों भागों के वृद्धि क्षेत्रों को बनाने का काम प्राक विभज्योतक करता है, ठीक है ना। प्रांकुर का वृद्धि क्षेत्र, ठीक है, और मूलांकुर का वृद्धि क्षेत्र वो किससे बनता है? ये प्राक विभज्योतक के द्वारा ही बनता है। इसी प्राक विभज्योतक के आगे विभाजन करने पर कौन सा ऊतक बनेगा? प्राथमिक विभज्योतक ऊतक का निर्माण होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जैसे दूसरा हम टाइप पढ़े प्राथमिक विभज्योतक, तो इस प्राथमिक विभज्योतक का निर्माण किससे होता है? ये प्राक विभज्योतक से होता है, ठीक है। किससे होगा? ये प्राक विभज्योतक से ही प्राथमिक विभज्योतक की उत्पत्ति होती है, यानी प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण होता है। इस प्राथमिक विभज्योतक की जो कोशिकाएं होती हैं सदैव विभाजनशील होती हैं, हमेशा विभाजन करती रहेंगी, पौधे में वृद्धि होती रहेगी। तो सदैव विभाजन करने वाली जो कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? प्राथमिक विभज्योतक के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जड़ तना शाखाओं के शीर्ष पर ये प्रेजेंट होता है। ये जो प्राथमिक विभज्योतक है वो कहाँ पाया जाता है भाई? ये जड़, तना और जो शाखाएं होती हैं उनके शीर्ष पर जो विभज्योतक होता है वो प्राथमिक विभज्योतक ही होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। ये हमें पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है? ये आद्य पर्णों के आद्यकों पर भी प्रेजेंट होता है, यानी जो लीफ बनती है, जिन कलिकाओं से, जिन ऊतकों से पत्तियों का निर्माण होता है, ठीक है ना, उन पत्तियों को बनाने वाली कोशिकाओं के अंदर या उन पत्तियों को बनाने वाले जो प्राथमिक ऊतक होते हैं वो प्राथमिक ऊतक भी कौन से होते हैं? सॉरी, ये प्राथमिक विभज्योतक ही होता है वो ऊतक, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि जड़ तना शाखाओं के शीर्ष पर जो वृद्धि क्षेत्र होगा वो कौन सा ऊतक होगा? प्राथमिक विभज्योतक होगा। और पेड़ पौधों में पत्तियों का निर्माण भी किससे होता है? प्राथमिक विभज्योतक से होता है, ठीक है। डाइकोट तने के पूली एदा, ये भी क्या है? प्राथमिक विभज्योतक का एक उदाहरण है। ये भी हमें परीक्षा की दृष्टि से ये पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डाइकोट तने होते हैं यानी द्विबीजपत्री पौधों के तने, द्विबीजपत्री पौधों के जो तने होते हैं उन तनों के अंदर, स्टेम के अंदर जो पूलीय एदा पाई जाती है वो पूलीय एदा किसका उदाहरण है? प्राथमिक विभज्योतक का उदाहरण है, ठीक है ना। डाइकोट द्विबीजपत्री तने के अंदर जो पूलीय एदा होती है वो पूलीय एदा किसका उदाहरण है? प्राथमिक विभज्योतक का उदाहरण है। यानी ये पूलीय एदा जो है वो प्राथमिक विभज्योतक से ही बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है द्वितीयक विभज्योतक। द्वितीयक विभज्योतक सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है ये एक तरह से कैसा है? स्थायी ऊतक होता है, यानी इसकी कोशिकाओं के अंदर विभाजन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये स्थायी ऊतक होता है। लेकिन क्या होता है कि जब पौधे को कोई नए ऊतक या नए अंगों के निर्माण की जरूरत होती है तो इन स्थायी ऊतकों में यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर क्या होता है? इस कोशिकाओं के अंदर विभाजन की क्षमता वापस आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी वैसे तो क्या है, द्वितीयक विभाजन जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है
वो सेकेंडरी मेरिस्टेम ऊतक जो है वो स्थायी रूप से क्या है, इनमें विभाजन नहीं पाया जाता। पर जैसे ही पौधे को जरूरत होती है नए ऊतक बनाने की या नई वृद्धि की, तो इनमें वापस इन ऊतकों में वापस से क्या है, विभाजन की क्षमता आ जाती है और ये वापस कोशिका विभाजन करना शुरू कर देते हैं। ये हमेशा द्वितीयक ऊतकों का ही निर्माण करते हैं। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो पेड़ पौधों के अंदर किसका निर्माण करेंगे, हमेशा द्वितीयक ऊतकों का निर्माण करते हैं। द्वितीयक ऊतक कौन से होते हैं, ठीक है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ, जब पेड़ पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो वहाँ सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। तो वो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो क्या है, वो सेकेंडरी ऊतक है, यानी वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ठीक है ना। तो हमेशा द्वितीयक ऊतकों का निर्माण यानी सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण किससे होगा, द्वितीयक विभुज्योतक से होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा के लिए हमें याद रखना है। इसके उदाहरण देखते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम के पेड़ पौधों में कहाँ कहाँ ये उदाहरण मिलते हैं। सबसे पहला डाइकोट मूल की ऐदा, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, द्विबीजपत्री पौधों की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों के अंदर जो ऐदा कैम्बियम पाई जाती है, वो कैम्बियम किसका उदाहरण है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का उदाहरण है, ठीक है ना। यानी कि जब तक पौधे की वृद्धि होती रहेगी तब तक ये जो ऐदा है वो क्या है, ऐदा सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनेगी, इसमें विभाजन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही पेड़ पौधों के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होनी होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय ये ऐदा एक्टिव हो जाती है। तने की अंतरापूलीय ऐदा, ठीक है ना, यानी पेड़ पौधों के अंदर डाइकोट, किसकी बात हो रही है, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री पौधों के तने के अंदर जो द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। जब तने के अंदर द्वितीयक वृद्धि होगी, उस द्वितीयक वृद्धि के समय क्या होती है, जो अंतरापूलीय ऐदा बनती है, यानी कि दो ऐदा के बीच का जो टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, उस टिश्यू के क्या है, कोशिकाएं विभाजन करना शुरू कर देती हैं और एक पूरी ऐदा की रिंग बना लेती है, ठीक है ना। तो तने की अंतरापूलीय ऐदा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो बनती है वो भी किसका उदाहरण है, द्वितीयक विभुज्योतक का उदाहरण है। ये चार जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। इसी तरह से कॉर्क ऐदा, पेड़ पौधों के सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो कॉर्क ऐदा बनती है वो भी सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। इसी तरह से घाव भरने वाले जो ऊतक, पेड़ पौधों की शाखाएं टूट जाएं, पत्तियां टूट जाएं या उनमें अपन को खरोंच कर दें, ठीक है ना, तो उन पेड़ पौधों के तनों पर जो घाव बनते हैं, उन घावों को भरने वाले जो ऊतक होते हैं वो ऊतक भी कौन से होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम ही होते हैं। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम के जो एग्जाम्पल्स हैं ये परीक्षा के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये डाइकोट मूल की ऐदा, तने की अंतरापूलीय ऐदा, कॉर्क ऐदा और घाव भरने वाला जो ऊतक है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट इसमें आता है फिर सेकंड, कार्य के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जाम्पल, यानी उनका क्लासिफिकेशन। कार्य के आधार पर विभुज्योतकी ऊतक का वर्गीकरण। कार्य के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है विभुज्योतकी ऊतक को। पहला है अधित्वक प्रोटोडर्म, दूसरा प्रकार है भरण ऊतक या भरण विभुज्योतक और तीसरा है प्राक ऐधा। ये कार्य के आधार पर है, यानी कि ये ऊतक पेड़ पौधों में किस तरह का कार्य करता है, क्या नए ऊतकों का ये निर्माण करता है। कार्य के आधार पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें अधित्वक या प्रोटोडर्म, ठीक है। प्रोटोडर्म या अधित्वक ऊतक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी कोशिकाओं में, ठीक है ना, प्रोटोडर्म की कोशिकाओं में कौन सा विभाजन पाया जाता है, अपनत विभाजन पाया जाता है, एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। ये स्पर्श रेखीय तल के लंबवत यानी 90 डिग्री पर क्या है, विभाजन होता है। तो इससे अपनत विभाजन पाया जाता है इनकी कोशिकाओं में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। दो प्रकार के कोशिकाओं में विभाजन होते हैं, हम पढ़ेंगे अभी। एक तो होता है अपनत विभाजन और एक होता है परिणत विभाजन, ठीक है। कैसे होते हैं ये विभाजन, कि मान लो जैसे कोई तना है,
उस तने का हम अनुप्रस्थ काट लेते हैं। ये अनुप्रस्थ काट का बीच का क्षेत्र है जिसे हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। ये मध्य का भाग यानी एक तरह से अक्ष हो गया, ठीक है ना। इस अक्ष के चारों तरफ क्या है, कोशिकाएं पाई जाएंगी। मान लीजिए ये कोशिकाओं की एक परत है, ठीक है। तो इसमें इस अक्ष के अगर लंबवत कोशिकाओं में ये जो अक्ष है, इस अक्ष के लंबवत विभाजन होगा। अक्ष होगा ऐसे और विभाजन होगा इस तरह से, यानी कि विभाजन होगा यूं, ठीक है ना, और अक्ष हो गया इसका ऊपर की तरफ, ठीक। तो कोशिकाओं में जब विभाजन होगा इस अक्ष के लंबवत, तो केवल कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, कोशिकाओं की संख्या। तो ये कोशिका बन गई, ये कोशिका बनी, एक ये बन गई, तो इस तरह से क्या है, कोशिकाओं की संख्या बनेगी। इसको कहते हैं अपनत विभाजन या एंटीक्लाइनल डिवीजन, ठीक है ना। अगर मान लो हम अक्ष को सीधा यूं मान लें कि ये पौधा है, ये इसकी अक्ष हो गई और विभाजन का तल क्या हो गया, इसके लंबवत हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारे विभाजन कैसे होंगे, इस तरह के होंगे। तो केवल इस तने के चारों तरफ जो कोशिकाओं की परत बनेगी वो एक कोशिकीय परत और एक ही परत बनेगी, ठीक है ना। तो इसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। यहाँ पर क्या होगा, कोशिकाओं की संख्या, ये कोशिका अपनत विभाजन करेगी तो 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है ना। इसी तरह से मान लो यहाँ पे विभाजन होगा तो ये 2 कोशिकाएं बन गई, ये कोशिकाएं बन गई, ये कोशिकाएं, ये सारे क्या है, एंटीक्लाइनल डिवीजन है जिनमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है। एक ही परत में कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, परत नहीं बढ़ रही। अगर मान लो विभाजन कैसा हो, इस अक्ष के स्पर्श रेखीय हो, जैसा अक्ष है उसी तरह का, कोशिकाओं विभाजन इस तरह का हो यूं आड़ा, तो क्या होगा, इससे 2 परत बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, इसमें 2 परत बन जाएंगी। एक ऊपर वाली कोशिका, ये नीचे वाली कोशिका, ये ऊपर वाली कोशिका, ये नीचे वाली कोशिका, ठीक है। इस तरह का विभाजन। मान लो ये कोशिकाओं की एक परत है, तो इसके अंदर जो विभाजन करके ऐसे परत बन जाए, तो एक कोशिका नीचे की तरफ बन जाएगी और एक कोशिका ऊपर की तरफ, ये 2 कोशिकाएं बन गई। तो यहाँ पर ये 2 लेयर हो गए, ठीक है ना। तो अगर कोशिकाओं में इस तरह का विभाजन हो, ये अक्ष के समानांतर ही विभाजन हो, तो ऊपर नीचे कोशिकाओं की 2 परत बन जाती है। इस विभाजन को परिणत विभाजन कहते हैं। और अक्ष के लंबवत विभाजन होता है तो उसको अपनत विभाजन कहते हैं। तो इन प्रोटोडर्म कोशिकाओं के अंदर अपनत विभाजन पाया जाता है। कौन सा विभाजन पाया जाएगा इनमें, अपनत विभाजन। इससे क्या होगा, प्रोटोडर्म से पौधे के अंदर किस भाग का निर्माण होता है, बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, बाह्य त्वचा का, एपिडर्मिस का निर्माण करता है। यानी जो प्रोटोडर्म है वो पेड़ पौधों के अंदर किसका, एक्टोडर्म का या बाह्य त्वचा का निर्माण करता है। ये प्रोटोडर्म जो है वो शीर्षस्थ विभज्योतक की बाह्यतम एक कोशिकीय आवरण का निर्माण करता है। पौधों के अंदर जो शीर्षस्थ विभज्योतक होता है, ठीक है, वो चाहे जड़ में हो, तने में हो, शाखाओं के ऊपर शीर्ष पे जो विभज्योतक पाया जाता है, उसकी सबसे बाहर की एक कोशिकीय जो परत बनती है, आवरण जो बनता है, उस परत का निर्माण भी प्रोटोडर्म से होता है। दूसरा आता है भरण विभज्योतक। भरण विभज्योतक नाम से पता चल रहा है कि भाई ये क्या कार्य करेगा, ये पेड़ पौधों के अंदर भरण ऊतक तंत्र का निर्माण करेगा, ठीक है ना। किसका निर्माण करेगा, भरण ऊतक तंत्र का निर्माण करता है। इस विभज्योतक की जो कोशिकाएं होती है समव्यासी होती है, बड़ी होती है और पतली भित्ति वाली होती हैं। कोशिकाएं बड़े आकार की होंगी, भित्ति इनकी पतली होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें केवल प्राथमिक भित्ति पाई जाती है और समव्यासी होती है। ये जो भरण ऊतक है विभज्योतक, ये पेड़ पौधों के जो शीर्षस्थ विभज्योतक होता है, या यूँ कह लो कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनके तने में केंद्रीय भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये, उनके बिल्कुल केंद्रीय भाग में, सेंट्रल जो होता है। मान लो ये कोई प्ररो है या स्टेम है, इसके केंद्र में जो ऊतक होता है वो ऊतक कौन सा होगा, ये भरण विभज्योतक ऊतक होगा। इसी कोशिकाओं के अंदर इस जो ऊतक है, इन कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, विभाजन होगा और विभाजन होने से फिर अलग अलग प्रकार के क्या है, इसके अंदर ऊतकों का निर्माण होता है, जो अलग अलग प्रकार के क्या बनाएंगे,
ये अपने भरण ऊतक तंत्र का निर्माण करेंगे। यानी इससे भरण ऊतक विभज्योतक से क्या बनेगी, अधस त्वचा का निर्माण होता है, बलकुट का निर्माण होता है, एंडोडर्मिस का निर्माण भी इससे होता है, परिरंभ का निर्माण होता है, मज्जा और मज्जा किरणों का निर्माण होता है। यानी कि केवल प्रोटोडर्म को छोड़कर, ये जो प्रोटोडर्म है, प्रोटोडर्म क्या बनाता है, बाह्य त्वचा, यानी तना या जड़, तने या जड़ की केवल बाह्य त्वचा को छोड़कर, बाह्य त्वचा के अलावा, ठीक है ना, और किसको छोड़कर, रंभ को छोड़कर, क्योंकि उसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, तो संवहन ऊतकों को छोड़कर जितना भी ऊतक तंत्र बनता है वो सब किससे बनता है, भरण विभज्योतक से बनता है। ठीक है ना, बाह्य त्वचा को छोड़कर और स्टील को यानी रंभ वाले पार्ट को छोड़कर, रंभ के अंदर कौन से, संवहन पूल को छोड़कर, संवहन पूल और बाह्य त्वचा को छोड़कर बाकी का जितना पार्ट बनेगा वो सब भरण ऊतक से ही या भरण विभज्योतक से ही बनता है, जिसके अंदर क्या होंगे, अधस त्वचा होगी, बलकुट होगा, एंडोडर्मिस होगी, परिरंभ होगा, मज्जा होगी और मज्जा किरणें होती है। फिर तीसरा जो प्रकार आता है वो है प्राक एदा। प्राक एदा, प्राक एदा जो है प्रोकैम्बियम कहते हैं इसे। इसकी जो कोशिकाएं लंबी होती हैं, सक्रिय होती हैं और दीर्घीकृत होती हैं, लंबाई में लंबी होती है, थोड़ी सी सक्रिय होती है। और ये प्राक एदा क्या काम करता है, पेड़ पौधों के अंदर प्राथमिक संवहन ऊतकों का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, ये प्राथमिक संवहन ऊतक। और इन प्राथमिक संवहन ऊतकों से ही जाइलम फ्लोएम नाम के क्या बनते हैं, संवहन ऊतकों का निर्माण होता है। तो प्राथमिक संवहन ऊतकों का निर्माण प्राक एदा से होता है। ये तीन प्रकार के क्या हो गए, हमारे कार्य के आधार पर तीन प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए। आप इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे विभाजन के तल के आधार पर, तीसरा जो प्रकार है वो क्या है, विभाजन के तल के आधार पर। तीसरा प्रकार इनका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का तीसरा, विभाजन के तल के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वर्गीकरण। विभाजन के तल के आधार पर ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये भी तीन प्रकार का होता है, स्थूल संहति विभज्योतक ऊतक या प्लेट विभज्योतक, इसको प्लेट विभज्योतक भी कहते हैं या पट्टिका विभज्योतक भी कहते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है रिब, पट्टी या सिरा विभज्योतक भी कहते हैं इसको। तीन नाम हो गए इसके। इसको रिब विभज्योतक भी कहते हैं, ठीक है ना, रिब, या इसको पट्टी या इसको सिरा विभज्योतक, ये इसके तीन नाम हो गए। ये है प्लेट या पट्टिका विभज्योतक और पहले वाला जो टाइप है वो है स्थूल या संहति विभज्योतक। ठीक है ना, तो देखो क्या क्या होते हैं इनके, क्या इनकी खास बातें। स्थूल या संहति विभज्योतक जो होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती है वो सभी दिशाओं में विभाजन करती है, क्योंकि ये विभाजन के तल के आधार पर है। इन ऊतकों का जो वर्गीकरण यहाँ पर हम कर रहे हैं वो किसके आधार पर कर रहे हैं, कोशिकाओं के विभाजन का तल कैसा है, कौन सी दिशा में विभाजित होती है, कौन सी में नहीं होती है। तो स्थूल या संहति विभज्योतक जो है, इसकी जो कोशिकाएं होती है वो सभी दिशाओं में क्या करती हैं, विभाजन करती हैं। मान लो ये कोई कोशिका है तो ये कोशिका सभी तल में, ठीक है ना, क्या वो करेगी, विभाजन करेगी और विभाजन करके क्या बनाएगी, कोशिकाओं का एक समूह यानी ऊतक का निर्माण करेगी। ठीक है ना, तो इसमें कभी अनुदैर्ध्य विभाजन भी होंगे, अनुप्रस्थ विभाजन भी होंगे। ठीक है ना, तो इसमें सभी तलों में क्या है, विभाजन होंगे और विभाजन होकर क्या बनेगा, स्थूल संहति विभज्योतक बनेगा। ठीक है ना, पेड़ पौधों के अंदर भ्रूण पोष का जो निर्माण होता है, किसका निर्माण, भ्रूण पोष का जो निर्माण होता है वो भ्रूण पोष का निर्माण किसके द्वारा होता है, स्थूल या संहति विभज्योतक के द्वारा होता है। ये हमें पॉइंट याद रखना है। ठीक है ना, पेड़ पौधों के अंदर भ्रूण पोष एंडोस्पर्म का जो निर्माण होता है वो स्थूल या संहति विभज्योतक के द्वारा होता है। दूसरा जो प्रकार है वो है प्लेट विभज्योतक। दूसरा जो प्रकार है वो हमारा
यह है प्लेट विभज्योतक या पट्टिका विभज्योतक ऊतक। इसके अंदर जो प्लेट या पट्टिका विभज्योतक है, इसमें परिणत और अपनत तल में विभाजन होते हैं, ठीक है ना। लंबवत और स्पर्श रेखीय दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। परिणत और अपनत तल में विभाजन होने से क्या बनता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके शीर्षस्थ के अंदर पट्टिकाओं जैसी संरचना का निर्माण होता है, ठीक है ना। कोशिकाओं की कैसा निर्माण होगा, पट्टिकाओं जैसी संरचनाओं का निर्माण होगा, यानी पट्टिका के रूप में ऊतकों का निर्माण होगा, इसीलिए इसको प्लेट विभज्योतक कहते हैं, ठीक है ना। और इसका उदाहरण क्या है, बाह्य त्वचा का निर्माण। जो पेड़ पौधों के तने हैं या उनकी जो जड़ें हैं, उन जड़ों की बाह्य त्वचा का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, बाह्य त्वचा का निर्माण ये प्लेट विभज्योतक के द्वारा होता है। ये एग्जाम्पल याद रखना है। तना और जड़ के बाह्य त्वचा का निर्माण प्लेट विभज्योतक, पट्टिका विभज्योतक के द्वारा होगा। मान लीजिए ये इस तरह से ये कोशिकाओं की एक परत है, इसमें सबसे पहले क्या मान लेते हैं, अपनत विभाजन हुए तो इस तरह कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है ना। ये अपनत विभाजन के द्वारा बनने वाली कोशिकाएं हैं, ठीक है। फिर इनके अंदर क्या होगा, ये परिणत विभाजन होगा। परिणत विभाजन क्या होता है, ये मान लो पौधे का क्या है, अक्ष है, ठीक है ना। तो अक्ष के लंबवत हुआ तो अपनत विभाजन, तो कोशिकाओं की संख्या बनेगी। और मान लो ये परिणत विभाजन होगा तो क्या बन जाएगा, ये दो परत बन जाएंगी, ये ऊपर वाली परत और ये नीचे वाली परत। ये नीचे वाली परत की कोशिकाएं, ये ऊपर वाली परत की कोशिकाएं, ठीक है ना। तो कई पेड़ पौधों की जो बाह्य त्वचा होती है, ठीक है, वो जैसे हम पढ़ेंगे आगे चल के कि भाई एपीफाइट्स पढ़ेंगे, अधिपादपों की जो जड़ें होती हैं हवा में जो झूलती रहती है, उनकी जो बाह्य त्वचा होती है वो बहुपर्तीय होती है, ठीक है ना। तो वो बाह्य त्वचा ये किससे निर्माण होता है, प्लेट विभज्योतक के द्वारा होता है। तो इसमें परिणत अपनत विभाजन होते हैं, फिर परिणत विभाजन होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही पर्ण में बहुपंक्तिक फलक का निर्माण, जो पत्ती की जो मुख्य संरचना होती है, फलक का निर्माण जो होता है, ये क्या होता है, पर्णवृंत होता है और ये इसका फलक होता है। तो इस जो फलक का निर्माण जो होता है, इस फलक का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, प्लेट विभज्योतक के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो ये भी हमें याद रखना है। पर्ण में बहुपंक्तिक जो फलक, इस फलक का निर्माण किसके द्वारा होगा, ये भी प्लेट विभज्योतक के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर तीसरा जो प्रकार आता है वो है रिब पट्टी या सिरा विभज्योतक। रिब विभज्योतक, इसकी कोशिकाओं में केवल अपनत विभाजन ही होता है, ठीक है ना। कैसा विभाजन होगा, ये अपनत विभाजन होगा। पादप शीर्ष के अनुदैर्ध्य अक्ष पर पट्टियों का निर्माण होता है। जो पादप शीर्ष होते हैं, पेड़ पौधों के जो शीर्ष भाग होते हैं, उन शीर्ष भागों में कैसे अनुदैर्ध्य अक्ष पर पट्टियों का निर्माण होगा, यानी कि इसमें इसका अपनत विभाजन के द्वारा ये पट्टी जैसी ऊतकों का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिब या पट्टी विभज्योतक भी कहते हैं। उदाहरण इसका मूल और तने में बलकुट और मज्जा का जो निर्माण होता है। किसका निर्माण, बलकुट का और मज्जा का निर्माण। जड़ और तने के अंदर कॉर्टेक्स का, बलकुट का, मज्जा यानी पित्त का जो निर्माण होता है, वो निर्माण किसके द्वारा होता है, वो पट्टी या रिब विभज्योतक के द्वारा होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल भी हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये विभाजन के तल के आधार पर क्या हो गया, हमारा 3 प्रकार का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो है चौथे प्रकार का या चौथे प्रकार का वर्गीकरण, वो है हमारा स्थिति के आधार पर विभज्योतक। स्थिति के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्थिति के आधार पर विभज्योतकी ऊतक का वर्गीकरण। विभज्योतकी ऊतक का वर्गीकरण स्थिति के आधार पर यानी कि पौधे के अंदर ये जो विभज्योतक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये ऊतक में कौन कौन से स्थानों पर पाया
जाता है, किस स्थिति पर या किन स्थानों पर पाया जाता है, उसके आधार पर ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार शीर्षस्थ विभज्योतक। पहला प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार है इसका शीर्षस्थ विभज्योतक। ठीक है, शीर्षस्थ विभज्योतक नाम से ही पता चल रहा है भाई, शीर्ष का मतलब ये जड़, तना, पत्ती या जड़, तना और शाखाओं के शीर्ष भागों पर उपस्थित होगा। सबसे टॉप पर ही क्या है, ये ऊतक पाया जाएगा। तो ये तना, मूल इनके शीर्ष पर उपस्थित होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं। ये वृद्धिशील और विभाजनशील होता है, ये हमेशा वृद्धि करने वाला है और विभाजन करने वाला है, क्योंकि पेड़ पौधों के जो शाखाएं हैं या उनके जो तने हैं वो उनके शीर्ष पर विभज्योतक जो पाया जाएगा, जो कोशिकाएं होती हैं उनमें लगातार विभाजन होता है और लगातार पौधे में वृद्धि होती जाती है। तो ये वृद्धिशील विभाजनशील ऊतक है, हमेशा इनमें विभाजन होता रहेगा, इनमें डिवीजन, सेल डिवीजन होता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, ठीक है ना। और ये जड़ और तने के शीर्ष पर पाए जाते हैं। इसका उदाहरण कौन सा उदाहरण? प्राक विभज्योतक और प्राथमिक विभज्योतक। ये दोनों प्रकार के जो विभज्योतक हैं, ठीक है ना, प्राक विभज्योतक और प्राथमिक विभज्योतक, ये दोनों प्रकार के विभज्योतक शीर्षस्थ विभज्योतक के अंदर आते हैं। प्रोमेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम, ये किसमें? एपिकल मेरिस्टेम के अंदर ये पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये दोनों प्रकार क्या है, एपिकल मेरिस्टेम का ही टाइप है। फिर दूसरा जो प्रकार है वो है पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक पेड़ पौधों के पार्श्व में, साइड में ये क्या है, ऊतक पाए जाएंगे। तना, मूल के अक्ष के पार्श्व में जो तना और जड़ है उनकी जो एक्सिस होती है, जो अक्ष होती है, उस अक्ष के बगल में पार्श्व में जो ऊतक पाया जाता है उसको पार्श्व विभज्योतक कहते हैं। इस पार्श्व विभज्योतक के अंदर कौन सा विभाजन? परिणत विभाजन होता है। इसकी कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? परिणत विभाजन होता है। स्पर्श रेखीय विभाजन होता है। जो पौधे की अक्ष होती है उस अक्ष के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, इसमें विभाजन होगा, जिसको स्पर्श रेखीय विभाजन या परिणत विभाजन कहते हैं। इस परिणत विभाजन से क्या होता है, मूल और तने की मोटाई में वृद्धि होती है। किसके में वृद्धि होती है? मोटाई में वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, जब परिणत विभाजन होगा तो पौधे की मोटाई में क्या होगी, वृद्धि होगी, और जब अपनत विभाजन होगा तो पौधे की लंबाई में वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो अपनत विभाजन जो होता है, अपनत विभाजन ये पेड़ पौधों की लंबाई में या ऊंचाई में वृद्धि करता है, और जो परिणत विभाजन होता है वो पेड़ पौधों की मोटाई में वृद्धि करता है, ठीक है, क्लियर। तो परिणत विभाजन होगा पार्श्व विभज्योतक के अंदर, तो जड़े और तने की मोटाई में वृद्धि होगी, ठीक है। और इसका उदाहरण है संवहन एदा और कॉर्क एदा। ये दो इसके क्या है, एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। संवहन एदा, कॉर्क एदा, इनके अंदर परिणत विभाजन होता है तो सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, और सेकेंडरी ग्रोथ क्या करती है, पेड़ पौधों के तने की मोटाई में वृद्धि करती है, ठीक है। तो संवहन एदा और कॉर्क एदा किसका एग्जाम्पल है? ये पार्श्व मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। तीसरा जो प्रकार आता है वो है अंतर्वेशी विभज्योतक। अंतर्वेशी विभज्योतक, इंटर कैलरी इसको विभज्योतक कहते हैं। इंटर कैलरी विभज्योतक मेरिस्टेम कहते हैं। ये मेरिस्टेम क्या है, शीर्ष विभज्योतक का ही भाग होता है। यानी जैसे जैसे पौधे की वृद्धि होती है, पादप की वृद्धि होती है, वृद्धि होने से क्या है, शीर्ष विभज्योतक जो होता है एपिकल मेरिस्टेम, उसके कुछ भाग जो है ऊतक के वो पीछे छूट जाते हैं। वो पौधे के तने में कहीं कहीं पर बीच बीच में पैचेज के रूप में यानी गुच्छों के रूप में छूट जाते हैं। जो छूटे हुए एपिकल मेरिस्टेम है उन्हीं मेरिस्टेम को हम क्या कहते हैं, अंतर्वेशी विभज्योतक कहते हैं, जो तने के अंदर बीच बीच में ये उपस्थित होते हैं। तो ये शीर्ष विभज्योतक के ही भाग होते हैं। जो अंतर्वेशी विभज्योतक है वो किसका भाग है, एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है। ये अल्पकालिक होता है,
यानी अल्पकालिक का मतलब कुछ समय ये विभाजनशील रहता है और फिर उसके बाद में ये स्थायी ऊतक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अंतर्वेशी विभोज्योतक के जो एग्जाम्पल है वो ये 3 एग्जाम्पल है, बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे घास की पत्तियों के आधार पर, जो घास की पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के आधार पर जो ऊतक पाया जाता है वो अंतर्वेशी ऊतक होता है। ठीक है ना। ऐसे ही बांस में पर्वों के आधार पर, जो हमारा बांस होता है, ये बांस और इस बांस के ये पर्व संधि हो गई। ठीक है ना। तो इस बांस के पर्वों के आधार पर, ये जो पर्व हैं इन पर्वों के आधार पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर ये अंतर्वेशी विभोज्योतक पाया जाता है। पुदीना में पार्व संधि के नीचे, जो पुदीना होता है उस पुदीना के पार्व संधि के नीचे क्या पाए जाते हैं, ये ऊतक पाए जाते हैं, अंतर्वेशी ऊतक। ठीक है। तो इस तरह से घास की पत्तियों के आधार पर, बांस में पर्वों के आधार पर और पुदीना की पत्तियां जो होती हैं उनके या पुदीना के तने के पर्व संधियों के नीचे क्या पाए जाते हैं, ये अंतर्वेशी विभोज्योतक पाया जाता है। ये 3 प्रकार का स्थिति के आधार पर क्या हो गया हमारा, ये विभोज्योतक ऊतक हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आज के हमने वीडियो के अंदर जो विभोज्योतक ऊतक के बारे में पूरा हमने यहाँ पर अध्ययन किया है कि भाई विभोज्योतक ऊतक क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, किसने ये नाम दिया और विभाजन के आधार पर कितने ये प्रकार का होता है। कल हम अपने वीडियो के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो हम इसके बारे में, ये विभोज्योतक ऊतक की संरचना और संगठन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये 2-3 हम इसमें सिद्धांत पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सा है। जैसे प्रोरोसीड्स जो होता है, सूट एपेक्स, उसके अंदर जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है उसके संगठन और संरचना किन किन वैज्ञानिकों ने दी, क्या क्या सिद्धांत दिए। ठीक है ना। 2-3 सिद्धांत हैं, हिस्टोजन थ्योरी है, ठीक है ना, और कार्पर कप्पा थ्योरी है। ये हम जो कल के वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट 3 थ्योरी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इनमें से सवाल पूछे जाते हैं। इसी के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।